हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले 5 वीडियो लेक्चर्स में हमने बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के टॉपिक्स को डिस्कस करना और सीखना शुरू किया था। उसी कड़ी में मैं एक बार फिर आपके साथ डॉक्टर कुसुमांजलि देशमुख, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज जामुल, उसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, आगे के टॉपिक्स के लिए उम्मीद है आपने पिछले सारे लेक्चर्स बहुत ध्यान से अच्छी तरह समझ लिया होगा, क्योंकि जो उसका मैथमेटिकल पार्ट था ये तो हमने सारा डिराइव कर लिया। अब प्रश्न था कि ये एन स्लिट जो डिफ्रैक्शन है या ग्रेटिंग है ये क्यों चाहिए, ये भी हमने देख लिया। मगर इसका फिजिकल वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में क्या इसका उपयोग है, ये प्रश्न अभी भी दिमाग में रहा कि हमने एक कांच की प्लेट ली, इसमें इतने 1 इंच में 10,000 लाइंस बना दी, ठीक है, इससे हमें दिखने लगा। क्या दिखने लगा, क्यों दिखने लगा, क्यों करना है ये, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। अब ये हमारे प्रश्न हैं जो दिमाग में चल रहे हैं कि प्रकाश में व्यतिकरण हुआ, सही है। कब होगा, जब स्लिट की विड्थ, ऑब्स्टिकल या स्लिट की चौड़ाई वेवलेंथ के ऑर्डर की है, मतलब काफी छोटी है, एमएम्स के ऑर्डर की है या उससे भी कम है। उसके बाद हमने देखा कि यदि एक स्लिट से डिफ्रैक्शन हो रहा है तो एक से अधिक स्लिट से भी डिफ्रैक्शन होना चाहिए, प्रकाश है व्यतिकरण होगा और विवर्तन भी होगा। तो जब 2 हैं तो विवर्तन भी हुआ, व्यतिकरण भी हुआ। इसी प्रकार इसी प्रक्रिया में जब हमारे पास 2 से अधिक, सैकड़ों, हजारों स्लिट्स थे तो उसको हमने नाम दिया ग्रेटिंग, उस अरेंजमेंट को। अब उस अरेंजमेंट से जब प्रकाश उस पर आपतित होती है तो हमें बहुत ही खूबसूरत डिस्टिंक्ट पैटर्न दिखाई दिए। तो याद करिए कि इसमें हमें मिले थे मुख्य उच्चष्ट, प्रिंसिपल मैक्सिमा, जो इंटरफेरेंस के कारण थे, और हमें मिले थे निम्निष्ठ, जिस सभी की इंटेंसिटी एक जैसी थी। तो सिर्फ हमें रिवीजन करने के लिए, हमें याद दिलाने के लिए एक इक्वेशन हमारे पास आया था एन स्लिट डिफ्रैक्शन से। आज हम उसी से चर्चा शुरू करेंगे, एन स्लिट डिफ्रैक्शन। तो ये फॉर्मूला आपके जहन में आ जाए, इसलिए हमारे पास था I = I0 साइन P अपॉन P होल स्क्वायर और साइन n⁵/2 अपॉन n साइन π/2 का होल स्क्वायर। तो जैसे अब तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये है जो सिंगल स्लिट, एक स्लिट में डिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। दूसरा है ये जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स के आपस में सुपरपोजिशन या इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है। तो हमारा जो रिजल्ट है एन स्लिट डिफ्रैक्शन, इट्स नॉट जस्ट डिफ्रैक्शन, ये सिर्फ डिफ्रैक्शन नहीं है, ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का कम्युलेटिव इफेक्ट है। ये हमारी चर्चा पहले हो चुकी है और इसकी वजह से हमने देखा कि दिस विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमास। इसके कारण हमें क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल मैक्सिमास, उच्चष्ट। ये कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मैक्सिमा बोला जा सकता है इनको। और ये इनसे हमको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों मिल रहा है, ये गवर्न कर रहा है, ये डिफ्रैक्शन का है। ये हमने चर्चा पिछले क्लासेस में की थी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमने ग्रेटिंग बनाई, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, क्या नाम दिया था हमने इसको, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, या इसे कहते हैं परागमन ग्रेटिंग। तो ये जो परागमन ग्रेटिंग है, इस पर लाइट इंसिडेंट होने पर हमें क्या मिलेगा, चलिए इसकी आज हम चर्चा करते हैं। तो हम टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। फॉर्मेशन स्पेक्ट्रा कब होगा, जब लाइट ग्रेटिंग पर इंसिडेंट हो रही। एक स्पेक्ट्रा है वर्णक्रम, जो आपको मिलता है जब हम इसे लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। तो हम यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं। यदि ये प्रिज्म से होकर गुजरती है तो आपको क्या दिखाई देता है, पूरे 7 कलर्स दिखाई देते हैं, और उसी वर्णक्रम को हम कहते हैं स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम। हाँ, कि जो लाइट इंसिडेंट है उसके सारे वेवलेंथ्स, उसके जो अलग अलग वेवलेंथ्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं और आप उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब क्या, ग्रेटिंग पर लाइट इंसिडेंट होगी तो हमें ऐसा मिलेगा।
तो यहाँ आपके दिमाग में बात थोड़ी क्लैरिटी रखिए, स्पेक्ट्रा का मतलब हमेशा रंगीन नहीं हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि लाइट इंसिडेंट कौन सी है। अगर व्हाइट लाइट है तो स्पेक्ट्रा में उसके कंपोनेंट कलर्स होंगे, कोई और कलर का लाइट है तो उसके स्पेक्ट्रा में उसके कंपोनेंट कलर्स होंगे। जैसे अगर आपने लाल रंग की लाइट इस पर इंसिडेंट कराई, अच्छा चलिए पीले रंग की लाइट इंसिडेंट करा ली, जैसे कि सोडियम लैम्प। सोडियम लैम्प वैसे ऑल पर्पस हम उसको मोनोक्रोमेटिक कहते हैं, मगर जब आप इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं तो इसमें आपको दो अलग अलग लाइनें दिखाई देती हैं। मतलब सोडियम लाइट के स्पेक्ट्रम में हमको एक नहीं दो अलग अलग वेवलेंथ मिलती हैं। तो सोडियम लाइट के स्पेक्ट्रम में दो येलो लाइन हो गए। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको हमेशा रंगीन ही दिखाई दे, मतलब अलग अलग रंग दिखाई दे। हो सकता है एक ही रंग के कई हमें लाइन्स मिल सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो स्पेक्ट्रा का मतलब हमेशा ही लाल से लेकर के बैंगनी तक नहीं मिलने वाला है। ये हो सकता है कि दो पीले, दो हरे, एक लाल, एक पीला मिल सकता है, तो इसे हम स्पेक्ट्रा कहेंगे। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं, किस सोर्स से हम इंसिडेंट करा रहे हैं। तो अब हम आते हैं कि चलिए क्या लिया हमने, यहाँ पर एक ग्रेटिंग ले लिया। ये है ग्रेटिंग जो कांच की प्लेट की तरह दिखाई देती है, रेक्टेंगुलर है। अब इस पर हमने लाइट इंसिडेंट करा दी। लाइट कैसे इंसिडेंट कराई, फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रेक्शन है, ध्यान रखिए। तो लाइट हमने इसमें नॉर्मली इंसिडेंट करा दी। चलिए कह लेते हैं कि ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक है। तो जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, मोनोक्रोमेटिक मतलब एक वर्णिंग, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने यहाँ सोर्स से पैरेलली इंसिडेंट कराई। आप जानते हैं कि पैरेलल कब आएगा, जब यहाँ पर आपने कन्वेक्स लेंस रखा होगा। ये मेरा सोर्स है, तो मैंने इसके पास में एक कन्वेक्स लेंस रख दिया इसको फोकल पॉइंट पर, और यहाँ मुझे पैरेलल रेज मिल गई। तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा, उसके अनुसार हमें क्या मिलना चाहिए स्क्रीन पर, कि ये जो लाइट रेज है वो डिफ्रेक्ट होंगी और मुझे ये मैक्सिमा मिनिमा के कारण किस तरह से पैटर्न मिलने वाला है। तो मुझे क्या मिलना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि ये हमें मैक्सिमा का पैटर्न है ऐसा, और इसके अंदर प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेंगे, ये हमने पढ़ा था। तो अब ये सारी चीजें तो दिखेंगी नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पर एक मैक्सिमा, पहले तो सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिला, दूसरा सेंट्रल मैक्सिमा मिला, इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, ध्यान रखिए। फिर इससे और ज्यादा दूर पर इसका शिफ्ट ज्यादा रहेगा, एक और मैक्सिमा, और थोड़ी दूर पर तीसरा मैक्सिमा। तो ये इस तरह से दूसरी तरफ भी सेम, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, इसके बाद इंटेंसिटी कम, उसके बाद इससे दूर में ये, और फिर यहाँ, और फिर यहाँ, इस तरह से हमें मिलता चला जाएगा। ये कौन सी पोजीशन है, ये डिफ्रेक्टेड हुआ, ये कौन सा स्पेक्ट्रा मिला, मतलब ये लाइट जो है इतना डेविएट हो गई कि अब मुझे जो E sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, n इक्वल टू 0, ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, सेकेंड ऑर्डर, इट इज इक्वल टू n इक्वल्स टू 3। अब इसके बाद n के मान के हिसाब से हमें और भी प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल सकते हैं या मिलेंगे, जो हमारा फॉर्मूला कहता है। तो E sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा कहां से आया था, प्रिंसिपल मैक्सिमा से। यही मैक्सिमा मुझे यहाँ मिलने वाले हैं, और इन मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने I वर्सेस P कर्व जब बनाया था तो हमने देखा था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न इसको रूल करता है, और इसलिए हमारे ये इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, ये इस तरह से। ये ध्यान आया आपको। तो ये मैक्सिमा है जो हमें इस तरह से मिलते हैं, और इनके बीच का सेपरेशन थोड़ा सा बढ़ता चला जाता है। ये है आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न। किससे, जब ग्रेटिंग पर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होगी तो मुझे इस तरह का पैटर्न मुझे मिलेगा। आप कहेंगे अभी तो इसमें स्पेक्ट्रा नहीं है, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश लिया था। इसमें जो निहित वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य, वो लैम्डा ही है। इसे बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि स्पेक्ट्रा क्यों बना। क्योंकि हमारा जो सोर्स है इसमें सिर्फ एक ही तरंग दैर्ध्य निहित था,
इसमें एक ही तरह का वेवलेंथ लैम्डा है। तो जब E sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, E क्या है? ग्रेटिंग अंतराल, ये थीटा कोण है, डिफ्रेक्शन एंगल, तो ये सभी के लिए थीटा ही रहेगा। n इक्वल्स टू 1 के लिए यदि लैम्डा का मान मैंने फिक्स कर दिया 4000 एंगस्ट्रॉम, तो मुझे उस 4000 एंगस्ट्रॉम की करस्पॉन्डिंग थीटा का तो एक ही वैल्यू मिला, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक ही पोजीशन पर मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए मुझे एक ही लाइन यहाँ दिखाई देगी। और जो दूसरी लाइन दिखाई देगी वो मुझे n इक्वल्स टू 2 के लिए जब लैम्डा का मान रखा जाएगा तब मुझे यहाँ मिले, तब मुझे फिर यहाँ मिलता है थीटा 2, फिर मुझे मिलता है थीटा 3। इसी प्रकार आपको दाईं साइड और बाईं साइड मिल जाएगा। ऊपर या नीचे यहाँ दिख रहा है, लेकिन जब हम सामने रखेंगे तो वो हमें अपने दाईं और बाईं ओर मिलता है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि हमने एक ही तरंगदैर्ध्य का लाइट सोर्स लिया, इसीलिए हमें यहाँ स्क्रीन पर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमा, सेंट्रल ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमा, ये इस तरह से हमें मिलेगा। अब इमेजिन करिए कि ये एक वर्णी प्रकाश नहीं है, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो कैसा है ये? मोनोक्रोमेटिक नहीं है मतलब ये कैसा है? पॉलीक्रोमेटिक है। कैसा है ये? पॉलीक्रोमेटिक। किसको पॉलीक्रोमेटिक कह रहे हो? फॉर एग्जाम्पल व्हाइट लाइट, सबसे आसान एग्जाम्पल है व्हाइट लाइट। चलिए व्हाइट लाइट सोर्स ले लेते हैं। ये कैसा सोर्स है? ये यस व्हाइट चॉक की कलर का व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट सोर्स है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? अगर ये मोनोक्रोमेटिक है, एक वेवलेंथ है, तो E sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। मैं यहां जरा जगह बना लूं। n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1। अब देखिए E sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। इस पॉलीक्रोमेटिक में, व्हाइट लाइट में, इस पॉलीक्रोमेटिक सोर्स में लैम्डा का वैल्यू जो है लैम्डा 1 से लेके लैम्डा 7 तक है, करस्पॉन्डिंग टू ब्लू और वायलेट टू रेड कलर। ये व्हाइट लाइट में क्या क्या कंपोनेंट्स है हमारे पास? वायलेट, ब्लू, एवरीथिंग, विबग्योर, पूरा कलर है। 7 कलर्स हमने कहा, लैम्डा 1 से लैम्डा 7 है मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे 7 अलग अलग वेवलेंथ्स हैं। अब जब मेरा E sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा आता है, तो जरा इस पर देखिए कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n लैम्डा बाय E। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n लैम्डा बाय E। अब देखिए लैम्डा का वैल्यू यदि लैम्डा 1 है तो थीटा का मान कुछ और होगा, और अगर हमने लैम्डा 2 रखा तो थीटा का मान उस पर अलग होगा। लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, मतलब अगर वायलेट से लेके रेड तक का वेवलेंथ उसी n इक्वल्स टू 1, उसी n इक्वल्स टू मैं 1 भी रख दूं तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाय E। मतलब थीटा का वैल्यू या मैक्सिमा का पोजीशन लैम्डा 1 के लिए अलग, लैम्डा 2 के लिए अलग, लैम्डा 7 के लिए अलग। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कि n इक्वल्स टू 1 के लिए अगर मैं थीटा निकालूं वायलेट कलर का, क्योंकि वेवलेंथ इसका कम है, तो यू विल हैव स्मॉलर थीटा वैल्यू एज कंपेयर टू, आप कोई दूसरा ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, और एज कंपेयर टू रेड, तो ये थीटा वायलेट से लेके रेड तक स्प्रेड हो जाएगा। चलिए देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध कलर हैं उनके साथ। मतलब यहाँ जो n इक्वल्स टू 1 के लिए थीटा और वायलेट विल बी डिफरेंट, green will be different, then yellow, orange,
येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे पास इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। ऐसे हमें मिल जाएंगे डिस्टिंक्ट पैटर्न, मतलब जहां मुझे अभी एक ही लाइन दिखाई दे रहा था ये, तो आप इसे देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जहां मुझे व्हाइट दिखा अब व्हाइट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मिक्स नहीं हो रहे, एक जगह पर नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसके जो कंपोनेंट वेवलेंथ थे थीटा वी से लेकर के थीटा आर तक स्प्रेड हो जाएंगे फ्रॉम वायलेट टू रेड। तो ये हुआ, हमारे पास वायलेट कलर नहीं है तो हमने ब्लू ड्रॉ कर दिया, तो ब्लू से लेकर के रेड कलर तक ये सभी कंपोनेंट कलर्स में स्प्रेड हो गए। ऐसे ही सेम होगा n इक्वल्स टू 1 यदि ये इस ओर आता है, मतलब नीचे भी मुझे यही पैटर्न मिलने वाला है जैसा कि मुझे ऊपर मिला है। जहां जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा वहां मुझे मिलेगा। तो ये होगा मेरा, ये हो गया मेरा ब्लू, फिर देन यस ग्रीन, उसके बाद मुझे मिलेगा येलो, देन ऑरेंज एंड देन गेट रेड। डिस्टिंक्ट, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, सेपरेट कलर्स दिखाई दे देंगे। तो ये क्या मिला मुझे? स्पेक्ट्रम। किसका स्पेक्ट्रम? इसका। स्पेक्ट्रम मतलब एक, और स्पेक्ट्रा मतलब बहुत सारे। तो यहां मुझे कितने मिल रहे हैं? 2 तो मुझे दिख ही रहे। इसी प्रकार जब n इक्वल्स टू 2 रखिए, जब n इक्वल्स टू 2 रखिएगा यहाँ, तो ये फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा? ये 2 की जगह ये 2 लैम्डा हो जाएगा, और उसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो लैम्डा का वैल्यू तो लैम्डा 1 से लैम्डा 7 तक वेरी करने वाला है, तो इसलिए हर बार इसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आप मजे की बात क्या देखेंगे कि यहाँ आने के बाद ये जो सेपरेशन है कलर्स के, ये और ज्यादा हो जाएंगे, मतलब ये ज्यादा दूर दूर होंगे इसके कंपैरिजन में, और थोड़ा दूर, और थोड़ा दूर, और थोड़ा दूर। तो ये ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, ऐसे। देखिए ये पास पास है, ये थोड़े दूर दूर होंगे। फिर इसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर में हम यहाँ जाएंगे, तो अब ये व्हाइट नहीं दिखेगा, बल्कि मुझे ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज, ऑरेंज, और अब ये रेड, ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, इनकी बढ़ जाएगी। और यहाँ आएंगे तो और दूर दूर हो जाएंगे, इसके लिए और दूर हो जाएंगे। तो ऐसे मुझे सेंटर बैंड के दोनों तरफ स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे, इसी हम कहते हैं स्पेक्ट्रा। अच्छा, सेंटर में क्या होगा? व्हेन n इज इक्वल टू 0, n इक्वल्स टू 0, सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ क्या होगा? n इक्वल्स टू 0, तो वही फॉर्मूला में रख लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स n लैम्डा अपॉन e। अब देखिए यहाँ लैम्डा का चाहे जो मान रख दीजिए, एक ही वैल्यू रखिए, 7 वैल्यूज रखिए, 10 वैल्यूज रखिए, अलग अलग वैल्यू, लेकिन जैसे ही n इक्वल टू 0 किया तो सबके लिए क्या हो गया? 0। साइन इनवर्स 0, तो थीटा इक्वल टू 0। तो फॉर ऑल कलर्स, सारे कलर्स के लिए 1 से लेकर के 7 तक, ब्लू से लेकर के रेड तक, वायलेट से लेकर जो भी कलर वहां पे अगर हैं कंपोनेंट्स, तो सभी के लिए मैक्सिमा एक ही जगह पर बनेगा। अब चूंकि मैक्सिमा एक ही जगह पर बन रहा है, इसी में ब्लू, इसी में ग्रीन, इसी में रेड, तो ये फाइनली हमें क्या दिखता है? सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा उसी कलर का रहेगा जिस कलर का आपका सोर्स है। यदि सोर्स व्हाइट है तो ये व्हाइट रहेगा, यदि सोर्स येलो कलर का है तो ये यदि येलो कलर रहेगा, और यहाँ आपको अगर कंपोनेंट्स में है तो वो स्प्लिटिंग दिखाई देगी। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन I नॉट साइन p अपॉन p का होल स्क्वायर साइन n 5/2 n साइन 5/2 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। एंड द प्रिंसिपल मैक्सिमास आर फॉर्म्ड फॉर e साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। हमने बहुत डिस्क्रिप्शंस किए, बहुत मैथमेटिकल डेरिवेशंस किए, लेकिन हमारा टेक होम रेसिपी है e साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर e इज द ग्रेटिंग एलिमेंट, n इज द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज या ऑर्डर ऑफ diffraction, and lambda is the wavelength of the light source. तो हमें प्रिज्म में एक ही स्पेक्ट्रम मिला, लेकिन ग्रेटिंग यदि हमने लाइट के सामने रखी तो हमें सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ही तरफ n नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम मिल जाते हैं। इनकी इंटेंसिटी कम हो रही है, इससे इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, दूर दूर भी हो रहे हैं, और कम और कम और कम, लेकिन मिलते हैं।
लेकिन हमें मिलेगा। यदि हमने यहाँ पर रेड कलर का लेजर लिया, रेड लेजर लिया, ग्रेटिंग के सामने लगाया, तो आप देखेंगे आपको लाइन से यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ढेर सारे मिलते हैं, ढेर सारे स्पेक्ट्रम मिल जाते हैं। तो हम लेबोरेटरीज में ग्रेटिंग, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं और हम पता लगाते हैं कि हमको जो दिया गया सोर्स है वो एक वर्णी है कि बहुवर्णीय है, पॉलीक्रोमेटिक है। और अगर ये बहुवर्णीय है, एक मोनोक्रोमेटिक नहीं है, या मोनोक्रोमेटिक है भी, तो उसमें कौन कौन से वेवलेंथ है, ये बहुत ही फाइनली, मतलब बहुत एक्यूरेसी से इस तरीके से हम इसके मेजरमेंट्स कर सकते हैं। मतलब यदि मैंने थीटा का वैल्यू नाप लिया, मेजर कर लिया, तो मैं ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा में लगा करके दिए गए प्रकाश स्रोत का तरंग दैर्ध्य निकाल सकती हूँ, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ये आप अपने लैब में भी करेंगे और करते हैं, तो ये दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी आपने यहाँ समझा, अब आप लैब में करेंगे, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये खूबसूरती है ग्रेटिंग जो हम अभी क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजीज हैं वहां पर भी हम इनको मोनोक्रोमेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यदि मुझे सिर्फ यही वेवलेंथ चाहिए, सिर्फ यही वेवलेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूं, तो मैं ऐसा ग्रेटिंग यूज कर लूं और यही वेवलेंथ को सेलेक्ट कर लूं, तो मुझे मिल जाएगा ग्रीन वेवलेंथ। या जो अगर मुझे 5500 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ चाहिए, तो आई यूज व्हाइट कलर एंड देन आई विल यूज अ मोनोक्रोमेटर, आई गेट डिफरेंट कलर। अगर रेड चाहिए तो मैंने इसी मोनोक्रोमेटर से ही दूसरा रेड ले लेना है। तो ये इसकी उपयोगिता है। अब क्या वाकई हमें किसी भी दिए गए ग्रेटिंग से ऐसे अनंत संख्याओं में n नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा मिल पाएंगे? क्या अनंत में मिल सकते हैं? थ्योरी तो यही कहता है, थ्योरी तो यही कह रहा है कि भाई आपके पास इतने स्पेक्ट्रम हो जाएंगे। चलिए हम निकालते हैं कि दिए गए ग्रेटिंग के लिए वाकई हमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा मिल सकते हैं। थ्योरी तो कहता है आपको 1 2 3 4 5 6 आप जैसा भी अपना ग्रेटिंग उस हिसाब से लाइट लगाया और हमें n नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा मिल गए। क्या वाकई? तो नेक्स्ट अभी इसी के आगे हम देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। किसी दिए गए ग्रेटिंग से कितने स्पेक्ट्रा वाकई में हमें दिए गए लाइट के लिए मिल सकते हैं। मान फिक्स हो गया। मान लीजिए कि किसी, हमेशा आप जान लीजिए कि ये लैम्डा का मान तो कम होगा और ई का मान ज्यादा होगा, क्योंकि ई जो है वो a प्लस बी के बराबर है। तो दिस ई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा। अगर नहीं है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। अगर देखिए ई इज ग्रेटर देन लैम्डा, तो उस स्थिति में मान लीजिए कि ई बाय लैम्डा का मान आपको आता है 2.6, तो एन मैक्स कितना हो गया 2.6। अब ये स्पेक्ट्रम आधा कैसे होगा? डेसिमल में तो हो नहीं सकता, तो मुझे अधिकतम कितना दिखेगा? 3 बन नहीं रहा है और 2 से अधिक बनने का अधिक का कोई फायदा नहीं है। तो मुझे जो मिलेगा वो ये नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा? 2। तो सिर्फ मुझे सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर 2 ही ऑर्डर में और स्पेक्ट्रम मिलेंगे। मतलब ऑल टुगेदर मुझे 4 स्पेक्ट्रम मिलेगा, 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम को जरा इस तरह से देखिए। यदि जो गिवन लैम्डा है, गिवन सोर्स है, इसमें लैम्डा की बजाय लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है, जहां लैम्डा 1 इज स्मॉलर देन लैम्डा 2 इज स्मॉलर देन लैम्डा 3। हमने एक ऐसा सोर्स लिया जिसमें 3 अलग अलग वेवलेंथ हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। अब लैम्डा 1 सबसे छोटा कम है, लैम्डा 2 से ज्यादा है, लैम्डा 3 और सबसे अधिक है। ठीक है, तो क्या हम इसमें एग्जाम्पल ले लें? फॉर एग्जाम्पल कि ये मान लेते हैं कि वायलेट है, ग्रीन है और रेड है, ये 3 कलर हैं इस वेवलेंथ में, इस सोर्स में। अब ऐसी स्थिति में जब मैं n का मान निकालती हूं तो ये होगा इक्वल टू ई बाय लैम्डा। अब ई तो फिक्स है, तो ये मुझे n का वैल्यू ई अपॉन लैम्डा 1, अब एक दूसरा होगा ई अपॉन लैम्डा 2, ई अपॉन लैम्डा 3। तो फर्स्ट के लिए मतलब ये अलग हो सकते हैं। लैम्डा 1 इज डिफरेंट फ्रॉम लैम्डा 2 इज डिफरेंट फ्रॉम, तो दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल, दिस आर नॉट इक्वल। तो जो n का मान इसके लिए निकलेगा, इसके लिए निकलेगा, इसके लिए निकलेगा, ये अलग अलग हो सकते हैं।
कि इसके लिए आ सकता है 4.3, इसके लिए आ सकता है 3.1, इसके लिए आ सकता है 2.1। आप देखिए लैम्डा का वैल्यू बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली जब हम हायर वेवलेंथ की तरफ जाएंगे तो एन का मान कम होगा। आप हायर वेवलेंथ की तरफ जाएंगे, मतलब रेड की तरफ जा रहे हैं, तो उसी ग्रेडिंग में एन का वैल्यू कम हो सकता है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर में आपको पूरे तीनों कलर दिख रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर में 2 ही कलर दिख रहे होंगे, और थर्ड ऑर्डर में सिर्फ 1 ही कलर। क्योंकि ये वाला वैल्यू एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। एन का मान हमने जब इसके लिए कैलकुलेट करा, ये आया, ये इसके लिए आएगा 2, इसके लिए आया 1। इसका मतलब ये कलर, वायलेट कलर, तीनों ऑर्डर में दिखाई देगा। वायलेट और ग्रीन दिखेंगे 2 ही ऑर्डर में, और रेड दिखेगा सिर्फ आपको 1 ही ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर में वायलेट, ग्रीन, रेड तीनों, सेकेंड ऑर्डर में वायलेट और ग्रीन, और थर्ड ऑर्डर में सिर्फ वायलेट कलर। तो जो छोटा वेवलेंथ होगा उसके नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा ज्यादा बन सकते हैं, और उसी ग्रेटिंग में अधिक वेवलेंथ वाले लाइट के लिए अधिक हायर ऑर्डर के जो स्पेक्ट्रा मिसिंग हो सकते हैं या नहीं बन सकते, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि हमारे कैलकुलेशन कहता है वो सिर्फ ई बाय लैम्डा के बराबर ही बनाएगा, उससे अधिक बन ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान हो गया 1 के बराबर। तो अब आगे तो डिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो याद रखिए कि दिए गए तरंग दैर्ध्य के हिसाब से ही ये डिसाइड होगा कि क्या हमें वहां स्पेक्ट्रम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो परेशान मत होइए, लेबोरेटरी में यदि रेड कलर का हमको वेवलेंथ नहीं दिख रहा है, स्पेक्ट्रम नहीं दिख रहा है, तो इसकी वजह यह भी हो सकती है कि हमारे ग्रेटिंग में ई का मान इतना बड़ा है कि वो लैम्डा के लिए 1 या 2 से अधिक उसकी वैल्यू नहीं आ रही है। तो फॉर्मूला यूज होगा आपका ई साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसको रीअरेंज करिए एन मैक्स के लिए, तो ये आएगा ई बाय लैम्डा के बराबर, और आप वहां से कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये तो हो गई अधिकतम स्पेक्ट्रम की संख्या के विषय में। इसके अलावा एक और चीज है जो इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है मिसिंग ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा। कि कुछ स्पेक्ट्रा जो है वो इसकी क्षमता होने के बावजूद ये मिसिंग हो सकती है। क्या है वो मिसिंग ऑर्डर? वो विलुप्त है, वहां पर है लेकिन हमको दिखाई नहीं देगी। और क्यों है? तो पहले इसको क्वालिटेटिवली समझने के लिए जरा इस फिगर को याद करिए। Missing order of spectrum। जब हमने डिस्कशन किया था तो कहा था कि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है सिंगल स्लिट के लिए। अब इसी के अंदर हमें मैक्सिमास मिलते हैं जो इंटरफेरेंस के कारण होते हैं। ये इस तरह से सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा, फिर ये इस तरह से। अब देखिए ये है हमारा n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1,
2 3 4, ये मेरा फिर यहाँ आया, फिर मुझे यहाँ दिखता है, फिर यहाँ दिखता है, फिर ये आ रहा है, फिर ये, और ऐसे चलता चला जाता है। दोनों तरफ है हमारे पास, हमने ये बनाया नहीं है। इस तरह से तो क्या पाते हैं हम, देखिए जब इस सेंट्रल मैक्सिमा के एक तरफ हम जाते हैं तो पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर मिला, सेकेंड ऑर्डर मिला, थर्ड ऑर्डर मिला, फोर्थ ऑर्डर की इंटेंसिटी और कम हो गई। अब क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ फिफ्थ ऑर्डर बना होगा और ये डिफ्रैक्शन मैक्सिमा ने इसको सप्रेस कर दिया होगा? क्योंकि डिफ्रैक्शन मैक्सिमा तय करता है कि इंटरफेरेंस मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो क्या इसने तय ये कर लिया कि यहाँ पर फिफ्थ वाला हमारा मिसिंग हो गया? हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें तो जो दिख रहा है हम सोचेंगे कि ये फिफ्थ है, हो सकता है कि ये सिक्स्थ हो सकता है कि ये सिक्स्थ हो एक्चुअली, और ये 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो सकता है। तो ये मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा वही है जहां मेरा ई साइन थीटा का तो मान है, मगर साइन पी अपॉन पी का जो वैल्यू हमने निकाली थी वो डिफ्रैक्शन उसको 0 है। मतलब मिसिंग ऑर्डर कहाँ होगा? जहां पर वेयर there is principal maxima, मुख्य उच्चिष्ट मैक्सिमा एंड डिफ्रैक्शन मिनिमा। वहां पर क्या मिल रहा है मुझे? डिफ्रैक्शन का मिनिमा मिल रहा है, मिनिमा निम्निष्ठ। विवर्तन का निम्निष्ठ यदि मेरे प्रिंसिपल मैक्सिमा पर आ जाता है तो इन दोनों की प्रोडक्ट होने के कारण मुझे यहाँ इंटेंसिटी 0 मिल सकती है। और ऐसे सभी प्रिंसिपल मैक्सिमा जहां पर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, मिनिमा फॉर्म हो रहा है, वहां वो अपने जगह से मिसिंग होंगे, मतलब वो बनेंगे ही नहीं। इस ग्रेटिंग में ये पोटेंशियल थी, मगर इस डिफ्रैक्शन ने ऐसा किया कि हमारा वो प्रिंसिपल मैक्सिमा गायब हो गया। समझ में आया? कैसे निकालेंगे फिर, ये कौन सा होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैथमेटिकली ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, प्रिंसिपल मैक्सिमा कहाँ बनता है, व्हाट इज द कंडीशन, इसके लिए शर्त क्या है? कंडीशन है ई साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहां पर जिस थीटा के लिए, जिस पोजीशन के लिए ई साइन थीटा का वैल्यू एन लैम्डा के बराबर होगा वहां मुझे मैक्सिमा मिल जाएगा। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, हम एन का वैल्यू दिए हुए लैम्डा पर मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। ये मिला। अच्छा, तो और ये डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन क्या है? डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या है? तो हम जब सिंगल स्लिट हमने किया था और जब एन स्लिट भी किया था, तो हमने जब डिफ्रैक्शन पैटर्न साइन पी अपॉन पी का जो होल स्क्वायर वाला पार्ट है, इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हम इस रिलेशन से हमें मिला था ए साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एम लैम्डा। एम का वैल्यू आपको 1, 2, 3, 4 हो सकता है, एन नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इक्वल टू एन, और एन एन नहीं हो सकता, एन एन नहीं हो सकता। तो हमें m इज इक्वल टू 1, 2, 3 आप जो भी वैल्यूज यहाँ लगा लीजिए, और ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन 1 और 2 में सेम थीटा के लिए यदि आपके पास इन दोनों को इक्वेट करिए तो e साइन थीटा कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, और आपको मिलेगा e बाय a। दिस इज इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर लीजिए, तो e अपॉन a इज इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन m। तो e बाय a इक्वल्स टू n अपॉन m। n भी एक संख्या है, m भी एक संख्या है, और e क्या है? e इक्वल्स टू a प्लस b। तो डेफिनेटली e इज ग्रेटर देन a प्लस b। जाहिर सी बात है कि ये इससे अधिक होने के कारण कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो n अपॉन m इज इक्वल टू e बाय a, और n इक्वल्स टू e बाय a इंटू m, जहां m का मान जो है वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो n इक्वल्स टू, अगर मैं कहूं, मान लीजिए e और a इस तरह से संबंधित है, लेट एग्जाम्पल e इक्वल्स टू 3a, e इक्वल्स टू 3a। a क्या है? स्लिट की चौड़ाई। b क्या है? दो स्लिट के बीच का सेपरेशन। तो मान लीजिए कि दो स्लिट के बीच का सेपरेशन एक स्लिट की चौड़ाई के बराबर है। हमने जो ग्रेटिंग बनाई थी वो कैसी बनाई थी? ये है हमारा
स्लिट ये तो मान लीजिए कि ये ए है इतना चौड़ाई और ये इसके डबल चौड़ा है 2a, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? इसके सेंटर से हमको इसके सेंटर तक लेना है तो ये हो जाएगा 3a। सिंपल। तो यदि हमारा e इस तरह से है कि वो 3a के बराबर है तो e बाय a कितना होगा? 3a अपॉन a दैट इज इक्वल टू 3। मतलब मिसिंग ऑर्डर, nth ऑर्डर जो मिसिंग होगा वो कौन सा होगा? तीसरा। सिर्फ तीसरा नहीं होगा, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, तो ये m का वैल्यू है। तो 3 इंटू 1 मिसिंग, 3 इंटू 2 मिसिंग, तो हर तीसरा स्पेक्ट्रा मिसिंग होगा। तीसरा वाला, फिर छठा वाला, फिर 9वां वाला, दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ प्लस माइनस में चलेगा। तो E और A का मान, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि A को तो छोटा रखना ही है और हम चाहते हैं कि कम से कम हमारे को तीसरा स्पेक्ट्रा दिखाई दे। तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो हमारा मिसिंग ऑर्डर है। E सफिशिएंट है, E बाय लैम्डा में हमको 3 मिल रहा है लेकिन हमें दिखेगा नहीं क्योंकि E बाय A इज इक्वल टू 3 है। तो थर्ड हमारा मिसिंग हो जाएगा लेकिन हमें फोर्थ मिलेगा, लेकिन फोर्थ की इंटेंसिटी बहुत कम है, फोर्थ की इंटेंसिटी बहुत कम हो सकती है। तो what should be done? यदि आपको चाहिए कि थर्ड भी मुझे चाहिए तो you have to take care, it should not be equal to 3, it should be more than that, ये उससे अधिक होना चाहिए तभी मुझे ये वैल्यू मिलेगी। इसीलिए इनके बीच का सेपरेशन ज्यादा रखा जाएगा और E का वैल्यू को कम, तब जाके मुझे वो स्पेक्ट्रा यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ रोल आता है A और E के संबंध का। ध्यान रखिए, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा n, मैक्सिमम स्पेक्ट्रा E बाय लैम्डा के बराबर, लेकिन कौन से ऑर्डर का स्पेक्ट्रा मिसिंग रहेगा? वो E बाय A के बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये तो बात हो गई थी कि हमारे पास डिफ्रेक्शन हो गया, ग्रेटिंग है, लाइट इंसिडेंट करा ली, स्पेक्ट्रम मिल गया, एक नहीं ढेर सारे स्पेक्ट्रम है। तो क्या प्रिज्म का स्पेक्ट्रा और ग्रेटिंग का स्पेक्ट्रा एक जैसा ही है या ये अलग है? क्या सिर्फ इतना ही अंतर है कि एक में हमें, ग्रेटिंग में हमें खूब सारे स्पेक्ट्रम मिल रहे हैं और प्रिज्म में एक ही मिल रहा है, कि कोई अंतर है? जरा देखिएगा, ये जवाब आपको निकालना है। चेक करिए ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, जो हमें ग्रेटिंग में स्पेक्ट्रा मिल रहा है और प्रिज्म में स्पेक्ट्रा मिल रहा है, ये क्या अलग है? ये आज का आपका थॉट क्वेश्चन है। यू हैव टू थिंक एंड फाइंड आउट द आंसर। मीनवाइल, चूंकि ये n इज इक्वल टू E बाय लैम्डा के बराबर है, तो यदि हमारे लैम्डा का वैल्यू 4000 से 7000 नहीं बल्कि कुछ और है, क्या है कुछ और, उससे कम और या उससे ज्यादा, मतलब इंफ्रारेड और यूवी में है, तो भी क्या हम इसी ग्रेटिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे? हमारी जिज्ञासाएं कम नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें लगता है कि यदि मैं इसको विजिबल के लिए बना सकती हूँ तो क्या मेरे पास इस ग्रेटिंग जैसा कोई अरेंजमेंट है जो इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रीजन के भी लाइट को सेपरेट कर सके? हाँ है, मगर ये से अलग हो सकता है। सेकेंड, अभी मेरे दिमाग में एक और बात आई कि जो सीडी होता है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसमें हम गाना रिकॉर्ड करते हैं, मूवीज देखते हैं, तो क्या आपने ध्यान दिया, हमेशा जब आप उसे देखेंगे तो ये बड़ा चमकदार और कलर्स दिखाई देते हैं। उसमें जब आप इसे हिलाएंगे लाइट के डायरेक्शन में तो आप देखते हैं उसकी स्क्रीन के ऊपर ढेर सारे हमें कलर्स दिखाई दे रहे होते हैं। ये कौन से कलर्स हैं? क्यों आए कलर? क्या सीडी रंगीन है? ऑब्वियसली नहीं है, सफेद है। तो जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो ऐसा क्या हो रहा है? अगर चमक रहा है तो चमकते तो कांच भी है, कांच में तो हमें कलर्स नहीं दिखाई दे रहे। ग्रेटिंग उसमें डिफ्रेक्शन सीडी में क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि उसमें जो लाइंस बनी होती है जिस पर कि हमारी रिकॉर्डिंग होती है, जिसको आप जीबी में मेजर करते हैं, ये ग्रूव्स हैं, छोटे 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 ग्रूव्स हैं। तो ये एक रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करता है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है? एन स्लिट डिफ्रेक्शन, वहां पर भी डिफ्रेक्शन हो रहा है, लेकिन वहां ट्रांसमिशन नहीं है, वहां पर परागमन ग्रेटिंग नहीं बना है, वहां पर बन रहा है रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग। और उस रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग के कारण जब आप ग्रेटिंग को देखते हैं, उस पर सतह पे लाइट पड़ती है तो आपको रंगीन दिखाई देता है कि वहां स्पेक्ट्रा फॉर्म हो रहा है। तो अगली क्लास में हम इस सीडी वाली बात से आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग को हम अलग अलग उद्देश्यों के लिए, अलग अलग डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए
क्वेश्चन ध्यान रखिए, प्रिज्म का स्पेक्ट्रा ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रा से कैसे भिन्न है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने डाउट्स में मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग।